गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स फ्लेक्स। गाइस, लास्ट जो हमारी अकाउंट्स की क्लास थी उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को वाइंड अप कर दिया है। आज हम सेकेंड चैप्टर जो है अकाउंट्स का वो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस चैप्टर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अब जो है ना, अब टर्म्स को हमेशा यूज़ करेंगे। मतलब जब भी मैं पढ़ाऊँगी या आपका कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो आपको वो टर्म्स को नहीं बताएगा कि अकाउंट्स क्या होते हैं, कैपिटल्स क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं। वो डायरेक्ट सिर्फ आपको वर्ड बोलेगा। तो आपको इन टर्म्स का मीनिंग का क्लियरली पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के जो स्टार्ट है, आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर। जो हमारा पहला टर्म है दैट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इस टर्म को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस थी उसका फर्स्ट जो स्टेप था उसमें हम बोलते थे आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हम देखते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। इट इज़ अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विच ब्रिंग्स अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो ऐसे इवेंट होते हैं जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसके टर्म्स में? मनी के टर्म्स में, या बोल सकते हैं मनी के टर्म्स में। ऐसे इवेंट को हम कहते हैं बिज़नेस ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें जो हमारी बिज़नेस की एक्टिविटी है या जो हमारी बिज़नेस की पोजीशन है उसमें कुछ चेंजेस लेके आते हैं ये ट्रांजैक्शंस। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे बोलते हैं राम परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000, ऐसा कोई भी एक स्टेटमेंट है तो इसका मतलब क्या है? ये एक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मनी के टर्म्स में है, बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकंड आता है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना बिजनेस को, आप उसको जहाँ पर रिकॉर्ड करते हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट जो होता है ना वो जनरली किस फॉर्म में होता है? टी शेप फॉर्मेट में होता है, टी शेप। ओके। थर्ड आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? हिंदी में कैपिटल को हम बोलते हैं पूंजी। अब इसका मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी अमाउंट, जैसे आपको मैं कोई बिजनेस स्टार्ट किया है ना, आप उस बिजनेस के ओनर हो, तो आप उस बिजनेस में ना सबसे पहले कुछ पूंजी लगाते हो, कुछ पैसा लगाते हो। जो भी पैसा ओनर का होता है, ओनर को हम बिजनेस के टर्म्स में बोलते हैं प्रोप्राइटर। अगर ऐसा कोई भी पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, लगाया है, उस पैसे को हम बोलते हैं क्या? कैपिटल या फिर पूंजी। फोर्थ आता है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट विदड्रॉ और अ गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और अ पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। ड्राइंग्स वो होती है ऐसे पैसे जो कि ओनर या प्रोप्राइटर ने फर्म से लिए हों। किसके लिए? अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जैसे अगर आप देखो तो कोई भी जो शॉपकीपर है ना, वो क्या करता है? अपनी फर्म में पैसा भी लगाता है और अपनी फर्म से पैसे लेता है। और वो जो पैसे लेता है ना, वो किस लिए लेता है? ताकि उसकी जो पर्सनल यूज़ है उसको फुलफ़िल करे। ऐसा पैसा जो ओनर अपनी फर्म से ले, अगर 1,000 2,000 रुपये आपने जो ड्रॉज होती है ना फर्म की, उससे कुछ पैसा निकाल लिया, रख लिया अपने पास, उसको क्या बोलते हैं? हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। फिर आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी, रिमेंबर, ड्राइंग्स हमेशा और कैपिटल हमेशा ओनर या प्रोप्राइटर की ही होती है, या प्रोप्राइटर। और जनरली अगर आपकी फर्म जो है वो पार्टनरशिप की है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स अगर कोई भी पैसा अपनी फर्म से लेते हैं तो वो भी हमारी ड्राइंग हो जाती है, अगर लगाते हैं तो वो भी हमारी कैपिटल बन जाती है। फिर आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड पेएबल बाय द बिजनेस। इसका क्या मतलब है? लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसा कोई भी अमाउंट जो कि फर्म को, मतलब जो भी बिजनेस है हमारा, या जो उसको देना है किसी को, मतलब जो आपके देना है, मतलब आपने किसी से उधार पैसा लिया है तो वो क्या बन जाती है? आपकी लायबिलिटी। अगर आपने उधारी पे सामान लिया है तो वो क्या बन जाती है? आपकी लायबिलिटी। जैसे अगर आपने अपने किसी भी फ्रेंड को पैसा उधार पे दिया है तो उस फ्रेंड के लिए वो क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि उसे वो देने हैं ना पैसे। और अगर आपने लिया है पैसा किसी दोस्त से उधार पे कि भाई मैं चुका दूंगा आपका पैसा कुछ टाइम बाद, तो वो क्या है? वो आपकी लायबिलिटी है। अब आपको अपने फ्रेंड को पैसा रिटर्न करना है, वापस देना है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं लायबिलिटी।
जनरली हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में, तो बिजनेस में लायबिलिटी दो टाइप्स की होती है, पहली होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। अब इंटरनल लायबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी मतलब अगर जो ओनर के लिए जो भी आपके ओनर जो होता है ना, ओनर को अगर आपको कुछ पैसे देने हैं तो वो आपकी क्या बन जाएगी? इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? जो भी आउटसाइडर्स हैं, मतलब ऐसे लोग जो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है, उनसे अगर आपने पैसा उधार लिया है तो वो आपकी क्या बन जाएगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी भी दो टाइप की होती है, नॉन करेंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होती है? जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है ना पे करने का, वो 1 साल के बाद, 1 साल के बाद का है। और करंट लायबिलिटी क्या होती है? जिसका अमाउंट जो हमें पैसा देना है ना, वो 1 साल के अंदर वापस करना है। अगर हम एग्जाम्पल में बात करते हैं करंट लायबिलिटी की, तो आता है बैंक का ओवरड्राफ्ट। जैसे अगर आपका बैंक का जो है ना वो नेगेटिव बैलेंस हो जाता है ना, वो आप ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हो अपने पास, उसे आपको जल्दी से जल्दी पे करना होता है, तो वो क्या हो गई हमारी? करंट लायबिलिटी। क्रेडिट फिर जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो अभी ये समझते हैं क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे आप गुड्स, मतलब जिससे आप सामान लेते हो, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, उनको भी हमें जल्दी से जल्दी पे ऑफ करना पड़ता है, इसलिए वो हमारी करंट लायबिलिटी है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? जैसे आपने लोन, अगर आपने बैंक से कुछ पैसा उधार लिया होता है तो वो क्या होता है? बैंक लोन। और उसको हमें जल्दी पे नहीं करना होता, 3 साल 4 साल 5 साल बाद जब मन हो तब पे कर देते हैं, या जितने टाइम पीरियड के लिए हमने लिया होता है उस टाइम पीरियड में हमें उसे पे करना पड़ता है, तो वो हमारी क्या बन जाती है? नॉन करंट लायबिलिटी। करंट का मतलब तुरंत या 1 साल के अंदर देना, नॉन करंट का मतलब 1 साल के बाद देना। एक नया टर्म और आया है करंट लायबिलिटी के अंदर। करंट लायबिलिटी के अंदर एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है बिजनेस में। जनरली तो बिजनेस की जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है ना वो 1 साल में होती है, पर कुछ बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल होती है ना वो 15 मंथ्स, मतलब जो प्रोडक्शन होता है ना उसको टाइम सपोज 15 मंथ्स लग जाता है। मतलब जितने टाइम में आपका प्रोडक्शन या जो साइकिल कंप्लीट होती है। अब बिजनेस साइकिल क्या होती है? जब आपने गुड्स को प्रोड्यूस करें और आपको पूरा सेल करने के बाद जो पैसा पूरा मिल जाता है, तब हमारी बिजनेस जो साइकिल है वो कंप्लीट होती है। अगर आपकी जो बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल है वो 15 मंथ्स है, 16 17 जितने भी मंथ्स है, अगर आपको उतने टाइम में अगर आपको पैसा पे करना है, तो वो भी हमारी क्या है? करंट लायबिलिटी। ज़रूरी नहीं है हमेशा 12 मंथ्स हो, कुछ केसेस में 15 16 17 या 24 मंथ्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है। नेक्स्ट आता है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस विच आर एक्वायर्ड एट मेजरेबल मनी कॉस्ट। अब इसका क्या मतलब होता है? एसेट्स क्या होते हैं? जैसे अगर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस करने के लिए आपने कोई ज़मीन खरीदी, कोई ली ना, कोई लैंड ली, कोई बिल्डिंग ली, तो वो क्या है? हमारी एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो आप बिजनेस में लगाते हो। जैसे आपने फर्नीचर लिया, अपने ऑफिस में लगा दिया, तो वो फर्नीचर भी क्या आपका एसेट है। वो फर्नीचर नहीं बोलते, फिर हम उसे एसेट्स बोलते हैं। कोई भी रिसोर्स जो आपने बिजनेस में लगा रखी है वो हमारी क्या बन जाती है? एसेट्स बन जाती है। मशीनरी अगर आपने लगाई है तो वो आपकी क्या है? एसेट है। लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, एसेट्स हैं आपके। अगर आपने कोई एसी अगर आपने लगाया हुआ है वो अपने ऑफिस में, घर पे लगाया एसी, तो वो आपका एसेट नहीं है। लेकिन अगर आपने वो एसी अपने बिजनेस के लिए लगाया, आपके शोरूम में लगाया है, आपके ऑफिस में लगाया है, तो वो आपका एसेट है। कंप्यूटर घर में है तो वो एसेट नहीं बोलते हैं। अगर वो बिजनेस में यूज़ है, बिजनेस में लगाया हुआ है, तो वो आपका एसेट है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि एसेट्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एसेट्स की? इट शुड बी ओन्ड बाय अ बिजनेस, मतलब जो हमारा एसेट है वो किसके द्वारा खरीदा गया हो, मतलब इसको कौन परचेज कर सकता है? जो हमारा बिजनेस है, या ओनर परचेज करके बिजनेस में लगा दे, तो वो भी एसेट है। इट कैन बी टेंजिबल फॉर्म और इंटेंजिबल फॉर्म। अब टेंजिबल और इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? देखो, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसको आप छू सकते हो, छूने वाले एसेट्स क्या हो गए? टेंजिबल। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसको आप छू नहीं कर सकते, यू कांट टच दैम,
तो वो क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? लैंड आप टच कर सकते हो, बिल्डिंग आप छू सकते हो, एसी, कंप्यूटर, ये सारे क्या होते हैं? हमारे टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? कॉपीराइट, अगर आपने किसी से कॉपीराइट खरीदा है, मतलब अगर किसी का कॉपीराइट था, एक सिंगर का कॉपीराइट था कि ये सीडीज़ जो है अपने गाने की वो सिर्फ वही बेच सकता है, पर टी सीरीज़ जो कंपनी है उसने उससे वो कॉपीराइट ले लिया, तो वो उसके लिए क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। आपकी गुडविल, अगर आपने किसी फर्म की गुडविल को परचेज करा, वो भी क्या है? गुडविल का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन। अगर आपने किसी और फर्म की रेपुटेशन खरीदी या किसी पर्सन की रेपुटेशन को बाय किया, तो वो क्या है? गुडविल। फिर आता है पेटेंट। अगर पेटेंट का मतलब क्या होता है कि किसी और ने फॉर्मूला डिज़ाइन कराया और उसको अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया, पेटेंट करा लिया, पर आपने उससे वो चीज़ परचेज कर ली, तो वो क्या है? हमारा पेटेंट। या आपका खुद का भी आप पेटेंट कराते हो, अगर आपने कोई भी फॉर्मूला डिज़ाइन करा है तो आप उसके लिए क्या करते हो? पेटेंट करवा लेते हो, तो वो आपका क्या बन जाता है? इंटेंजिबल एसेट्स। फिर इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट। ऐसा नहीं है कि आपका एसेट है और उसकी वैल्यू क्या है? ज़ीरो। उसकी कोई ना कोई वैल्यू बुक्स में होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? मतलब जैसे मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, जैसे मशीनरी है, अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो है तो वो आपका एसेट नहीं कहलाएगा। अगर मशीनरी है, उसकी वैल्यू है 10,000, 20,000, 1 लाख, तो ये आपकी क्या है? एसेट। इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग इन मेजर इन मनी टर्म्स। ये तो बता दिया, वैल्यू का मतलब भी क्या होता है कि इसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना आना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं एसेट्स को कैटेगराइज किया गया है 3 टाइप्स पे। 3 टाइप्स में एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करेंट के अंदर आता है फिक्स्ड एसेट्स, मतलब जो इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, ऐसे एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स। जैसे हमारी लैंड, बिल्डिंग, ये सारे क्या है? हमारे फिक्स एसेट्स। इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं, जैसे कहीं आपने पैसा लगाया होता है तो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बन जाता है, वो बहुत टाइम पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो वो करेंट एसेट्स है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है तो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है। करंट एसेट्स के अंदर में हमारा क्या आता है? करंट एसेट्स हमारा आता है स्टॉक, मतलब जो भी आपकी इन्वेंट्री है, स्टॉक है। मतलब स्टॉक का मतलब क्या होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आप कुछ गुड्स ना पहले से अपने पास रखते हो, तो वो आपका क्या है? स्टॉक। तो वो क्या है? करंट एसेट्स, क्योंकि वो कुछ टाइम में सेल आउट हो जाएगा। सेकेंड आता है आपके डेटर्स। अब डेटर्स क्या होते हैं? ऐसे लोग जिनसे आपको पैसा लेना है, वो क्या है? हमारे डेटर्स, तो वो भी क्या है? करंट एसेट्स। बैंक जो कैश है वो भी आपका क्या होता है? करंट एसेट्स। और कुछ और भी आते हैं करंट एसेट्स के अंदर, अब हम वो आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट इज फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? हिंदी में इनको बोलते हैं हम काल्पनिक एसेट्स। इसका क्या मतलब है? ऐसे एसेट्स जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट हमने इसको अपनी बुक्स में लिखा होता है। ऐसे एसेट्स क्या होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। इसके अंदर क्या आते हैं? इंटेंजिबल जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं। अब इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? वी विल नाउ सी इन द नेक्स्ट हेड। एंड नेक्स्ट इज इसके अंदर आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ये क्या होते हैं? इस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने एक साल, मतलब अगर ये हमारा ईयर है 2020, इसमें तो हमने खर्चा किया है, लेकिन जो इस खर्चे का बेनिफिट है वो हमें आगे आने वाले सालों में मिलेगा। ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट में एक साल इन्वेस्ट करती है। जैसे कैडबरी ने अमिताभ बच्चन को एक ही बार पैसे दिए होंगे एडवर्टाइजमेंट करने के, कुछ मीठा हो जाए, लेकिन कंपनी को इसका बेनिफिट हर साल मिलता है, ठीक है। उसकी सेल्स इंक्रीज होती है, उसकी मार्केट में एक रेपुटेशन बिल्डअप हो जाती है। सो ऐसे खर्चों को हम क्या कहते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर क्या आता है? इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वाले जो खर्चे होते हैं वो सारे क्या होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। अब जो एसेट्स है उसको फर्दर हमने क्लासिफाई किया है दो हेड्स में, दैट इज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल।
अब टेंजिबल क्या होता है और इंटेंजिबल? टेंजिबल का मतलब जिसको आप छू सकते हो, दैट इज टेंजिबल, और इंटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। तो टेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या आता है? बिल्डिंग हो गई, छू सकते हैं ना हम बिल्डिंग को, सो बिल्डिंग। नेक्स्ट आप क्या, फर्नीचर हो गया, दीज आर ऑल टेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? गुडविल, गुडविल को आप छू सकते हो। आप गुडविल को क्या बोलते हैं? रेपुटेशन। आप रेपुटेशन को छू सकते हो। अगर आप गुडविल को परचेज भी करते हो, क्या आप उसको देख सकते हो या छू सकते हो? नहीं ना, तो दैट इज इंटेंजिबल। नेक्स्ट इज पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। ये सारे, अगर आप किसी से पेटेंट्स लेते हो, कॉपीराइट्स लेते हो या रॉयल्टी लेते हो किसी से, तो ये सब क्या होते हैं? इंटेंजिबल। वैसे रॉयल्टी आता नहीं है, बट पेटेंट्स और कॉपीराइट्स जो होते हैं ये इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है। अगर आप किसी से जाके पेटेंट्स या कॉपीराइट खरीदते हो किसी पर्सन से, तो वो आपकी फर्म के लिए क्या बन जाता है? इंटेंजिबल एसेट्स। आई होप आपको समझ आया हो कि एसेट्स क्या होते हैं। सो इन फर्दर क्लास वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट आर रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर्स एंड ऑल अदर बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा है सो प्लीज कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।